डेनमार्क अब मेरा पसंदीदा देश है क्योंकि वे इस्लामी कब्जे से जिस तरह निपट रहे हैं वैसा कोई और यूरोपीय देश नहीं कर सका। हमने पोलैंड और जापान की शून्य प्रवासी नीति की बात की जो सच में कारगर है, लेकिन जो देश पहले ही कब्जा हो चुका है उसके लिए क्या करेंगे? फ्रांस, जर्मनी, यूके या डेनमार्क जैसे देश इस हकीकत से कैसे निपटते हैं कि ये लोग पहले ही आ चुके हैं और घुसपैठ कर चुके हैं? लगता है डेनमार्क ने इसका जवाब ढूंढ लिया है, जो अच्छी बात है। तो अब सबकी नजरें डेनमार्क पर हैं और सबकी नजरें फुल ऑफ नेशंस पर हैं। ये नया चैनल जो सामने आया है और पागलों को बेनकाब करने का इतना अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, स्वागत है द पुशबैक में। डेनमार्क अब यूरोप में कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ सबसे मजबूत पश्चिमी किला बन गया है। न स्वीडन, न फ्रांस, न जर्मनी। 6 मिलियन आबादी वाला एक देश जिसकी आबादी लंदन की आबादी से भी कम है, ने अपनी सभ्यता के चारों ओर दीवार बना ली है। ये सिर्फ सीमा की दीवार नहीं बल्कि कानूनी, सांस्कृतिक और राजनीतिक दीवार भी है। डेनमार्क ने अपनी सीमाएं कड़ी कर दी। उन्होंने समानांतर समाजों पर सख्ती की, आक्रामक एंटी घेटो कानून पास किए, पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब पर प्रतिबंध लगाया, स्कूलों में प्रार्थना कक्षों पर प्रतिबंध लगाया, शरण स्वीकृतियों को ऐतिहासिक रूप से कम कर दिया और खुले तौर पर उस बहुसांस्कृतिक मॉडल को खारिज कर दिया जो यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फैल रहा है। शानदार, बिल्कुल शानदार। यहाँ एक याद दिलाने वाली बात है। हमारी एक प्रवृत्ति है कि हम सोचते हैं या तो कोई भी अंदर ना आए या अगर वे अंदर आते हैं तो ये एक समस्या है। ऐसा नहीं है। ऐसे भी तरीके हैं जिससे और लोगों के आने को रोका जा सकता है और जो लोग पहले से आ चुके हैं उनसे निपटा जा सकता है। सिर्फ उनकी खुशामद करके नहीं, बल्कि ऐसे कानून बनाकर जो या तो उन्हें वापस जाने के लिए प्रोत्साहित करे या फिर किसी हद तक उन्हें एकीकृत होने और किसी हद तक आत्मसात होने के लिए मजबूर करे। चलिए देखते हैं डेनमार्क ने क्या किया। 2026 में डेनमार्क अब ये नहीं पूछ रहा कि एकीकरण काम करेगा या नहीं, बल्कि सभ्यता के विखंडन से पहले इसे रोकने का प्रयास कर रहा है। ब्रसेल्स जहां बहस में था, वहीं कोपेनहेगन ने पहले ही फैसला ले लिया। 2026 की वसंत ऋतु में देश ने एक और ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाया जिसकी डेनमार्क के बाहर लगभग किसी को उम्मीद नहीं थी। एक कदम जो इस्लाम पर पूरे यूरोप की बहस को फिर से लिख सकता है। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ दोस्तों, डेनमार्क को देखो, उनके कदमों पर ध्यान दो। वे कमाल की चीजें कर रहे हैं और पूरा यूरोपीय संघ देख रहा है और सीख रहा है, भले ही वे इसे माने नहीं। और खुद पश्चिमी यूरोप का भविष्य भी। लेकिन ये समझने के लिए कि डेनमार्क यहाँ तक कैसे पहुंचा, हमें एक अप्रत्याशित जगह से शुरू करना होगा, क्योंकि जो देश आज यूरोप की सबसे सख्त रुख अपना रहा है वो हाल की यादों ने ज्यादातर समय पूरे महाद्वीप के सबसे खुले और उदार समाजों में से एक था। दशकों तक डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई सफलता की एक मिसाल था, एक प्रसिद्ध रूप से उदार कल्याणकारी राज्य और दुनिया में सबसे ऊंचे सामाजिक विश्वास के स्तरों में से एक। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त विश्वविद्यालय शिक्षा, कम भ्रष्टाचार और कि राज्य और नागरिक एक दूसरे के साथ निष्पक्ष व्यवहार के ऋणी हैं। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ कि हम इस बात के इतने आदी हो गए हैं कि दाएं पक्ष को लगता है कि उसे इस्लामीकरण के खिलाफ लड़ना है और बाएं पक्ष बस उन्हें आने देता है। लेकिन ये पता चला है कि इस मामले में वास्तव में उदार और अधिक वामपंथी और अधिक खुले विचारों वाले होने से वे सबक जल्दी सीख पाए हैं जो उन्हें सीखने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि शायद जिस भ्रांति के साथ वे जी रहे थे वो सच में वही है। ये बहुत समस्याग्रस्त है। हम अतिवादी वोक वामपंथियों की नहीं बल्कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो समाज में घुलना मिलना जरूरी मानते हैं। इन्हीं लोगों ने इन्हें अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये असफल रही। आगंतुक इस पर पूरी किताबें लिखा करते थे कि डेनिश लोगों ने मानो आधुनिक सभ्यता का रहस्य समझ लिया हो। प्रवासन भी इसी आत्मविश्वास का हिस्सा था। 1990 के दशक से 2000 की शुरुआत तक डेनमार्क के अभिजात्य वर्ग को लगा कि एकीकरण अपने आप होगा। लोगों को भाषा सिखाएं, कल्याणकारी राज्य से जोड़ें और एक पीढ़ी का समय दें तो नए लोग डेनिश बन जाएंगे। यही सिद्धांत था, लेकिन हकीकत अलग थी। 2000 के दशक के मध्य तक डेनमार्क अधिकारी ऐसी रिपोर्टें बना रहे थे जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता था। गैर पश्चिमी प्रवासियों में बेरोजगारी मूल डेनिश लोगों से कई गुना ज्यादा थी। गैर पश्चिमी पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में से केवल लगभग 55% ही 25 वर्ष की उम्र तक उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पा रहे थे, जबकि जातीय डेनिश लोगों में ये आंकड़ा लगभग 85% था। ये तो पागलपन है, पागलपन। मजेदार बात यह है कि बहुत सारे यूरोपीय देश वास्तव में इन प्रवासियों के साथ क्या हो रहा है इस पर डेटा इकट्ठा भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे नस्ल भेदी ना लगे। लेकिन डेनिश लोग डेटा के मामले में वाकई बहुत अच्छे हैं और जब आप इसे देखते हैं तो ज्यादा कुछ कहने को भी नहीं बचता। ये सच को ही दिखाता है। मोहल्ले बन रहे थे जहां अधिकतर लोग न आसपास की भाषा जानते थे, न सामाजिक नियम अपनाते थे। कुछ प्रवासी इलाकों में कल्याण योजनाओं पर इतनी निर्भरता थी कि अगर ऐसा पूरे देश में होता तो डेनिश मॉडल दिवालिया हो जाता। और फिर जनता का मिजाज। जनता का मूड बदल रहा है मेरे दोस्तों, जनता का मूड बदल रहा है। नरवाइस ने वो चीज महसूस करनी शुरू कर दी थी जिसे राजनीतिक वर्ग सालों से अनदेखा करने का नाटक कर रहा था। डेन आमतौर पर प्रवासियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे डेनमार्क की खासियत, ऊंचा भरोसा और कम टकराव वाली सामाजिक एकता खोने से डरते थे, जिसने एक छोटे से देश को दुनिया की सबसे महंगी कल्याणकारी व्यवस्थाओं में से एक चलाने लायक बनाया।
हाँ, देखिए द पुशबैक पर हम हमेशा कहते हैं कि घुसपैठ का एक कारण ये है कि लोग अपनी अहमियत नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन किए हैं और इतनी मेहनत की है कि अमेरिका के लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि अमेरिका बुरा है, या पश्चिमी लोगों को ये महसूस कराया जाए कि पश्चिमी समाज बिखर रहा है। लेकिन जब आपके पास डेनमार्क जैसा देश होता है जिसने वास्तव में लोगों को मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करने, उससे प्यार करने और उस पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया है, तो जब कोई उनसे ये सब छीनने की कोशिश करता है तो वे उसे साफ साफ देख सकते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। ये वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ की बात नहीं है। असल बात यह है कि डेनमार्क के लोग डेनमार्क होने पर गर्व करते थे और इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका के लोग अपने देश पर गर्व नहीं करते। और यही वो चीजें हैं जिस पर वो हमला करते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने देश पर गर्व नहीं है तो लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन जब आपको पता होता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे बचाना जरूरी है तो उस पर हमला करना वाकई बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। आप नॉर्डिक वेलफेयर सिस्टम को तब तक नहीं चला सकते जब तक आपके अंदर ये गहरी, लगभग स्वाभाविक भावना ना हो कि आपके आसपास के लोग भी उन्हीं नियमों का पालन करेंगे जिनका आप करते हैं। जैसे ही ये भावना टूटती है, पूरा सिस्टम चरमराने लगता है। डेनिश लोगों ने उन दरारों को राजनेताओं के स्वीकार करने से पहले ही महसूस कर लिया था। 2025 तक डेनमार्क सांख्यिकी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब प्रवासी लगभग 12.6% आबादी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप समाजवादी व्यवस्था में हैं जहां हर किसी का योगदान जरूरी है, तो वो 12% वाकई अहम है। डेनमार्क में जन्मे बच्चों और प्रवासी मूल के लोगों की हिस्सेदारी करीब 16% है, जबकि स्वीडन में ये 27% से ज्यादा है। तो उसके मुकाबले डेनमार्क अपेक्षाकृत छोटा मामला लग सकता है। एक पीढ़ी पहले तक जातीय रूप से एक समान समाज के लिए यह बदलाव बहुत बड़ा था। इस बदलाव में एक समूह ने ध्यान खींचा। करीब 2,70,000 निवासियों की जड़ें मुस्लिम बहुल देशों से थीं, जिनमें मुख्यतः तुर्की, सीरिया, इराक और बैल्कन शामिल हैं। एक ऐसे देश में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना पूरे शहरों की बनावट बदलने के लिए काफी था, और कुछ इलाकों में यह बदलाव नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। कोपेनहेगन का म्योल्नर पार्कन, आरहुस का गेलेरुप पार्कन और ओडेंस का वॉस्मोस जैसे सघन निर्माण वाले आवासीय परिसर, जहां बेरोजगारी करीब 40% थी और अपराध राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर था। डेनिश अधिकारियों ने अपने दस्तावेजों में स्वीकार किया कि उनकी सीमाओं में समानांतर समाज जैसा कुछ बन रहा था। यही काम करता है। यही काम करता है। वे इस आप्रवासन को इतनी जोर शोर से बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके प्रभावों को तेज कर दिया, और फिर वे देख पाए कि ये प्रभाव वास्तव में कितने महत्वपूर्ण थे, इससे पहले कि दूसरे देश देख पाते। यही वो जगह थी जहां एम्बुलेंस क्रू बिना सुरक्षा के अंदर जाने से मना कर देते थे। शिक्षकों ने ऐसी कक्षाओं की रिपोर्ट दी जहां डेनिश भाषा शायद ही कभी सुनाई देती थी। स्टैटिस्टिक्स डेनमार्क के अनुसार कुछ वंचित पृष्ठभूमि के युवा पुरुष मूल डेनिश लोगों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा हिंसक अपराधों में दोषी पाए गए। आंतरिक डेनिश रिपोर्टें चुपचाप मुद्दे दर्ज करती थीं जिन पर सार्वजनिक यूरोपीय चर्चाओं में कम ही बात होती थी, जैसे सम्मान आधारित हिंसा, जबरन शादियां और लड़कियों को तैराकी या स्कूल यात्राओं से दूर रखना। डेनिश कानून से बाहर विवाद सुलझाने वाली अनौपचारिक सामुदायिक अदालतों का नेटवर्क। आप जानती हैं मुझे इसमें क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है कि वो वास्तव में विस्तार से बता रहे हैं कि कहाँ गलती हुई थी। हम अक्सर इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि सही क्या करना है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि कहाँ गलती हुई। ये वे अलग अलग समस्याएं थीं जो वास्तव में सामने आईं। लेकिन अब जब आपने देख लिया है कि क्या क्या गलत हुआ, तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने वास्तव में इससे निपटने के लिए क्या करने का फैसला किया है। लेकिन पहले हमारे प्रायोजकों से एक छोटा सा संदेश। आप सब जानते हैं कि मुझे अपनी त्वचा पर प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चिपचिपा या भारी महसूस नहीं करना चाहती। मैं बस साफ महसूस करना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि चेहरे की देखभाल की कोई रूटीन ना होना एक तरह से अपराध जैसा है। लेकिन अब जब मुझे वन स्किन मिल गया है तो शायद मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अब तक गलत थी। देखिए, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने अपनी त्वचा में बदलाव देखना शुरू किया है। जैसे मेरी त्वचा ने तय कर लिया हो कि अब उम्र बढ़ाने का समय आ गया है, और ये सच में बहुत बहुत बुरा है। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत समझाने के बाद मैंने इसे आजमाने का फैसला किया, और हाँ, अब मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। मैं उन चीजों का प्रचार नहीं करती जिन पर मुझे भरोसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये कैसे चलता है, लेकिन मेरा मतलब है, बस देखिए आप क्या सोचते हैं। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है। वन स्किन को 10,000 से अधिक 5 स्टार रिव्यू मिले हैं, और ये त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के क्षेत्र में अग्रणी है। मुझे आपको चेतावनी देनी है कि इंटरनेट जो आपको विश्वास दिलाना चाहता है, उसके विपरीत बेहतर दिखने वाली त्वचा पाने के लिए आपको कोई जटिल रूटीन अपनाने की जरूरत नहीं है। दीर्घायु पर 1 दशक से अधिक के शोध से विकसित वन स्किन ओएसओ एक पेप्टाइड ये साबित कर चुका है कि ये उम्र बढ़ने के दिखने वाले लक्षणों को टारगेट करता है, जिससे आप अभी और उम्र बढ़ने के साथ भी अपनी सबसे हेल्दी त्वचा पा सकते हैं। सीमित समय के लिए कोड मीरा का इस्तेमाल करके oneskin.co/oneskin.co/मीरा पर वन स्किन को 15% की छूट के साथ आजमाएं। ये 15% की छूट है oneskin.co पर कोड मीरा के साथ। खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना, तो कृपया 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 हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि आप हमारे कहने पर आए हैं। हमारे शो को सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब बटन दबाकर, इस वीडियो को प्रमोट करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। और साथ ही आप में से कई लोगों ने पूछा है कि आप पुशबैक को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हम जल्द ही एक बहुत ही रोमांचक घोषणा करने वाले हैं, तो उस पर ध्यान दें। लेकिन दोस्तों, अब वापस चलते हैं उस चीज पर जो वाकई में सबसे जरूरी है, ये जानना कि डेनमार्क ने सही क्या किया। तो अगर आप फुल ऑफ नेशंस के इस वीडियो को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं।
नंबर 1, लिबरल डेनमार्क का अंत, जब फ्री मनी फ्री बॉर्डर से मिलती है और नो गो जोन्स का बढ़ना। हमने अभी अभी इसका रिव्यू किया है, लेकिन यहाँ कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। इलाकों को जबरन गिराना, समस्या से सख्ती से निपटना, बुर्का नकाब पर बैन लगाना और इसे लोगों के लिए फायदेमंद ना बनाना। अब सरकारी स्कूलों में प्रार्थना बंद, शून्य शरणार्थी नीति, वामपंथियों ने प्रवासियों के खिलाफ रुख क्यों कर लिया। ये मेरा पसंदीदा चैप्टर है। इस्लामवादियों से देश छोड़ने को कहना और यूरोप का चुपचाप डेनमार्क की नकल करना। अच्छा वीडियो है, जुड़े रहें। वापस शुरू करते हैं क्योंकि आप इसी के लिए यहाँ हैं। चलिए शुरू करें। समानांतर समाजों के बिना एक डेनमार्क नामक दस्तावेज जारी हुआ। ये श्वेत पत्र नहीं बल्कि युद्ध योजना थी। इसमें एक आधिकारिक सूची थी जिसमें इलाकों को बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा, आय जैसे मानदंडों पर रैंक किया गया और एक ऐसी सीमा थी जिसे अन्य यूरोपीय सरकारें कानून में नहीं लिखती। गैर पश्चिमी पृष्ठभूमि से आने वाले निवासियों का प्रतिशत, अगर ये हिस्सा 50% से ऊपर चला जाता और वो इलाका पर्याप्त सामाजिक आर्थिक मानदंडों को पूरा करता तो उसे आधिकारिक रूप से एक समानांतर समाज घोषित कर दिया जाता। जब ये स्थिति 5 साल तक बनी रहती तो वो इलाका और भी सख्त श्रेणी में आ जाता, जिसे तथाकथित परिवर्तन क्षेत्र कहा जाता। खुद ये सूची नई नहीं थी। डेनमार्क 2010 से एक आधिकारिक घेटो सूची प्रकाशित कर रहा था, जिसमें शुरू में 29 अधिक आप्रवासी आबादी वाले इलाकों को हस्तक्षेप के लिए चिन्हित किया गया था। 2018 में जो बदला वो था प्रतिक्रिया। सरकार ने पैसा बढ़ाने की बजाय खुद इलाकों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। यही डेनमार्क ने वो कदम उठाया जिसे कोई दूसरी पश्चिमी सरकार उठाने को तैयार नहीं थी। क्या मैं बस इतना कह सकती हूँ, काश यूके ने भी ऐसा किया होता, काश। कानून ने परिवर्तन क्षेत्रों में सार्वजनिक आवास संघों को 2030 तक सामाजिक आवास 40% तक कम करने को कहा। व्यवहार में इसका मतलब था विध्वंस, निजी डेवलपर्स को जबरन बिक्री और लंबे समय से रह रहे किराएदारों को यह बताया जाना कि उनकी लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। परिवारों को उन इलाकों से उखाड़ फेंका गया जहां वे दशकों से रह रहे थे, क्योंकि इमारतों को तोड़कर उस क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने की कोशिश की जा रही थी। इन्हीं सुधारों के पैकेज में कई छोटे लेकिन उतने ही सख्त नियम भी शामिल थे। निर्धारित क्षेत्रों के बच्चों के लिए डे केयर को प्रभावी रूप से अनिवार्य बना दिया गया था, ताकि राज्य शुरू से ही निर्धारित क्षेत्रों में भाषा व संस्कृति में दखल दे सके। सूचीबद्ध क्षेत्रों के अंदर अपराध की सजा दोगुनी कर दी गई थी, यानी कोपेनहेगन की एक सड़क के एक तरफ चोरी करने पर वही अपराध दूसरी तरफ करने की तुलना में दोगुनी सजा मिल सकती थी। कल्याणकारी भुगतानों के नियम कड़े कर दिए गए, नागरिकता की शर्तें और कड़ी कर दी गईं। 2002 से डेनमार्क नागरिकता परीक्षा आयोजित करता आ रहा है, जिसकी असफलता दर लगभग 30% है, और 2016 से नए नागरिकों को तथाकथित मूल्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें पासपोर्ट मिलने से पहले उन्हें डेनिश मानदंडों का पालन करने का वचन देना होता है। सरकार ने इसे सही ठहराने के लिए अस्पष्ट नौकरशाही भाषा का सहारा नहीं लिया। डेनिश मंत्रियों ने साफ कहा कि समानांतर समाज डेनमार्क के लिए खतरा है। क्या आप मार्केटिंग का महत्व बता सकती हैं? बजाय ये कहने के कि नहीं, हम बहुसांस्कृतिकता के पक्ष में हैं कहने के बजाय वे कहते हैं, जरा ठहरिए, हमारा अपना समाज है और अब उसके भीतर एक समानांतर समाज भी है। और अगर आप एक समाज के भीतर एक समानांतर समाज में रहते हैं तो वो एक समस्या है। और अगर आप किसी चीज को सही तरीके से नाम देते हैं ताकि लोग समझ सकें कि वो एक समस्या है, तो लोगों को ये समझाना काफी आसान हो जाता है कि आपको उस समस्या से निपटना चाहिए। ये कोई चुनौती नहीं बल्कि एक खतरा है जिसे खत्म करना है। जिलन स्पार्कन, कोपेनहेगन के नर्बरो जिले की 1980 के दशक की आवासीय परिसर सबसे प्रसिद्ध युद्ध का मैदान बन गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, मीडिया में इसे खाने पीने और स्ट्रीट कल्चर के लिए दुनिया के सबसे कूल इलाकों में से एक बताया जाता है। डेनिश राज्य के लिए ये एक समानांतर समाज था। लंबे समय से रहने वाले निवासी, जिनमें से कई डेनिश नागरिकता प्राप्त कर चुके थे, जो इस इलाके में 30 साल से व्यवसाय चला रहे थे और बच्चों की परवरिश कर रहे थे, अचानक खुद को आधिकारिक आंकड़ों में एक ऐसी समस्या के हिस्से के रूप में पाए जिसे देश सक्रिय रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, उन्होंने इन समानांतर समाजों से निपटा। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। अब बात बुर्का की करते हैं। मई 2018 में डेनिश संसद ने 75-30 वोटों से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढकने वाले वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया। कागज पर कानून ने मुस्लिम महिलाओं को सीधे निशाना नहीं बनाया। हर कोई जानता था कि असली मतलब क्या है। देश नकाब और बुर्का पर बयान दे रहा था, और वो ये काम उस समय कर रहा था जब उसके अधिकतर पड़ोसी इस विषय पर चर्चा करने को भी कई साल तक तैयार नहीं थे। तब के न्याय मंत्री सोरेन पेपे पॉल्सन ने कूटनीतिक शब्दों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि चेहरा छुपाना डेनिश मूल्यों के खिलाफ और समुदाय के लिए असम्मानजनक है। प्रतिबंध के साथ डेनमार्क ने स्पष्ट सीमा बना दी। डेनमार्क में लोग आमने सामने मिलते हैं। पहली बार उल्लंघन करने पर 1000 डेनिश क्रोनर जुर्माना लगता है। क्या ये इसे प्रस्तुत करने का कहीं बेहतर तरीका नहीं है, बजाय इसके कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली जाए? एक सेकंड, चरण महत्वपूर्ण है और हमें पसंद है। उल्लंघन करने पर 10,000 क्रोनर तक का जुर्माना लग सकता है या गंभीर मामलों में छोटी जेल की सजा भी हो सकती है। अनुमानों के अनुसार देश में सिर्फ 150-200 महिलाएं ही पूरा चेहरा ढकने वाला नकाब पहनती थीं। आलोचकों ने उस संख्या की ओर इशारा किया और इस कानून को प्रतीकात्मक, दिखावटी और यहां तक कि क्रूर भी कहा। लेकिन डेनिश मंत्रियों ने यह नहीं नकारा कि यह कानून प्रतीकात्मक है। यही इसका मकसद था। उनका तर्क था कि प्रतीक वे चीजें हैं जिन पर समाज ये तय करते समय लड़ता है कि उसे क्या स्वीकार करना है।
बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि वे किसी इंसान के सबसे ज़रूरी हिस्से को छिपाकर धीरे-धीरे हावी होना चाहते हैं। अगर आप किसी को महत्व देते हैं, तो आप उसका चेहरा देखना चाहेंगे। ये हमारे लिए स्पष्ट है और वे सही हैं। अगर आप प्रतीकों से नहीं लड़ते, तो वे आपको हरा सकते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। सही है। 2023 की शुरुआत में डेनमार्क सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना कक्षों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए जोर दिया, ताकि स्कूल और विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष बने रहें। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता डेनिश जीवन की ऐसी बुनियादें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार कक्षाओं में प्रार्थना कक्ष स्कूलों को शिक्षा की जगह धार्मिक अभिव्यक्ति का स्थल बना सकती है। अब आप में से अधिकांश जानते होंगे कि मैं धार्मिक हूँ और मुझे लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता होना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह समझती हूँ कि अगर आपके पास एक देश है और उसकी संस्थाएं उससे मेल नहीं खाती, तो उन्हें हर व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं को तुष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपनी विश्वास प्रणाली अपनाता है, तो उस विश्वास प्रणाली का समर्थन करने वाली जगह ढूंढनी होगी। जरूरी नहीं कि वो किसी स्कूल की व्यवस्था का हिस्सा हो और उसे उन सब पर थोपे जो उससे सहमत नहीं है। इस प्रस्ताव को जन समर्थन मिला, हालांकि सटीक सर्वेक्षण आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। ईसाई कैलेंडरों जैसी अन्य धार्मिक सुविधाएं यथावत रहीं। आलोचकों ने सरकार पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सरकार ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जन समर्थन और संसदीय बहुमत का हवाला देकर आगे बढ़ गई। अलग अलग प्रस्तावों में सुझाव दिया गया कि शैक्षणिक संस्थानों को मौजूदा प्रार्थना स्थलों को हटाना या उनका अन्य उपयोग करना चाहिए, और कुछ प्रस्तावों में अनुपालन न करने पर जुर्माने की संभावना भी शामिल थी। अगर आप देख रहे हैं कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वे सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वे ये नहीं कह रहे हैं कि आप मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मस्जिद ढूंढ सकते हैं। वे उनके लिए इसे बहुत असुविधाजनक बना रहे हैं और उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं। डेनमार्क ने जो पूरा ढांचा तैयार किया वो ये था कि हम उनके पीछे जाकर और उनके खिलाफ गृहयुद्ध शुरू करने के बजाय, जैसा कि यूके में होता दिख रहा है, हम उन्हें यहाँ रहने के लिए हतोत्साहित करेंगे। हम जीवन के उन सभी पहलुओं को बंद कर देंगे जो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। अगर वे मनमर्जी से घूमना चाहेंगे, तो हम उन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर उन्हें लगता है कि वे हर संस्था में प्रार्थना कर सकते हैं, तो हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर उन्हें लगता है कि वे बेरोजगारी वाले इलाकों में रह सकते हैं और मुफ्त आवास पा सकते हैं, तो हम उसे भी अनुमति नहीं देंगे। वे उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं। अब इनमें से किसी भी चीज को एक छोटे प्रशासनिक बदलाव के रूप में नहीं देखा गया। इसे डेनिश सार्वजनिक जीवन कैसा हो सकता है, इसकी पुनर्परिभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये दबाव स्कूल के गेट पर ही नहीं रुका। पिछले दशक में डेनमार्क ने विदेशी फंडिंग वाली धार्मिक संस्थाओं के नियम कड़े किए हैं। उन्होंने मस्जिदों पर बाहरी फंडिंग का खुलासा करने का दबाव डाला और उन इमामों पर सख्ती की जिन पर लोकतंत्र विरोधी या एकीकरण विरोधी संदेश देने का आरोप था। मस्जिद में कट्टरपंथी धार्मिक विचार बनते हैं जो लोग नहीं समझ पाते। उन्होंने इन कट्टरपंथी, लगभग जिहादी आतंकवादी केंद्रों को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर छुपा दिया ताकि वहां प्रार्थना हो सके। इसलिए अगर अमेरिका या यूरोप में ऐसा कानून बने कि हर मस्जिद को अपनी फंडिंग बतानी पड़े, तो आप इन इमारतों को समर्थन देने वाले आतंकवादी ढांचों की कड़ियां देख पाएंगे। आपको बताना होगा कि इन मस्जिदों में क्या कहा जा रहा है। अगर ये सिर्फ धार्मिक विचार हैं तो ठीक है, लेकिन क्या वहाँ कट्टरता या ऐसी बातें हो रही हैं? इन कारणों से ये जगहें आतंकवादी घुसपैठ के लिए आकर्षक नहीं रहती। देश ने डेनमार्क के घृणा भाषण और कट्टरता विरोधी कानून अब देश के भीतर काम करने वाले धार्मिक उपदेशकों पर स्पष्ट रूप से लागू कर दिए, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कोई भी हो। राजनीतिक इस्लाम के लिए खास तौर पर यह संदेश परेशान करने वाला था। अगर आप डेनमार्क में उपदेश देना चाहते हैं, तो डेनमार्क के नियमों के मुताबिक ही उपदेश दें। मुझे ये बहुत पसंद आया। उसी समय डेनमार्क ने चुपचाप शरण प्रणाली पर लगभग पूरा नियंत्रण कड़ा कर लिया था। अगर आप देश में प्रवेश नहीं कर सकते, तो पर्दा और प्रार्थना कक्षों पर बहसें काल्पनिक रह जाती हैं। 2019 से फ्रेडरिक्सन के नेतृत्व में सोशल डेमोक्रेट्स ने खुले तौर पर उस नीति को अपनाया जिसे वे खुद शून्य शरणार्थी नीति कहते हैं। हालांकि आंकड़े किसी भी नारे से बेहतर कहानी बताते हैं। 2024 में डेनमार्क को 2333 शरण के आवेदन मिले और उनमें से केवल 860 को ही मंजूरी दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को यहाँ आने को हतोत्साहित कर दिया है। लगभग 6 मिलियन लोगों वाले देश में नवंबर 2025 के अंत तक पूरे साल में केवल 829 आवेदनों को ही मंजूरी मिली थी। यह आंकड़ा डेनिश आव्रजन मंत्रालय ने इतिहास में सबसे कम बताया है। ब्रिटिश होम ऑफिस ने 2025 में बताया कि डेनमार्क की नीतियों ने शरण दावों को 40 साल के न्यूनतम स्तर पर ला दिया और खारिज दावों में से 95% लोगों को देश से बाहर कर दिया गया। 2024 में डेनमार्क में प्रति 10,000 निवासियों पर 4, यूनाइटेड किंगडम में 16 और यूरोपीय संघ में इससे अधिक शरण के दावे आए। उस वक्त डेनमार्क के आव्रजन मंत्री रासमुस स्टोकलुंड ने अपना संदेश नरम नहीं किया।
जनवरी 2026 में उन्होंने खुले तौर पर कहा कि यह बिल्कुल जरूरी है कि डेनमार्क में जितना कम से कम विदेशी आएं और यहां आकर शरण प्राप्त करें। शरण उबाओ। कोई भी आपको असल में लोगों से बात करना नहीं सिखाता। उसने कहा उसकी प्राथमिकता शरणार्थियों के प्रवाह को सीमित करना है। वो पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्र की सरकार में मंत्री थे। क्या ये अच्छा नहीं है कि हमारे पास एक ऐसा मंत्री है जो कहता है, अरे मैं वास्तव में अपने देश को घुसपैठ से बचाना चाहता हूँ और ये ठीक है और यही सामान्य होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है ना? क्या हमारे अंदर भी वो भावना होना अच्छा नहीं होगा? हाँ, जरूर। इन सब में यूरोपीय नजरिए से सबसे अजीब ये था कि इन नीतियों को कौन चला रहा था। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में सख्त आप्रवासन की राजनीति आमतौर पर दक्षिणपंथ की उन पार्टियों की मानी जाती थी जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया नियमित रूप से अति दक्षिणपंथी या उग्र कहती है। डेनमार्क में पश्चिमी यूरोप में इस्लामी आप्रवासन के खिलाफ सबसे सख्त रुख का वास्तुकार कोई दक्षिणपंथी उग्रवादी बिल्कुल नहीं था। वो थे सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट्स। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि सही है, उन्होंने इस मुद्दे को ऐसे पेश किया है जैसे सिर्फ दक्षिणपंथी ही इतने कट्टर हैं कि वे इसका विरोध करना चाहते हैं। असल में ये ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ वामपंथ को लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वे सचमुच अपने दम पर सोचें तो समझेंगे कि इस समूह के लोग उनके मूल्यों को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। अगर सभी वेलफेयर पर हों तो समाजवाद काम नहीं करता। अगर आप धार्मिक जीवन शैली नहीं चाहते और वामपंथी विचार रखते हैं तो ठीक है। क्या आप सच में लोगों की परवाह करते हैं? बहुत अच्छा। ये सारी बातें इस्लामाबादी कब्जे के खिलाफ होने के साथ मेल खाती हैं। सारी बातें सीधा, आसान, जटिल नहीं है। और ये देखना बहुत अच्छा है कि आपके पास वामपंथी पार्टी है जो इसे समझ रही है और सफलतापूर्वक इसका विरोध कर रही है। फ्रेडरिक्सन, ये राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये किसी भी तरह के राजनीतिक वैचारिक विभाजन से ऊपर है जो दो अलग अलग पक्षों के बीच हो सकता है। ये एक मानवीय मुद्दा है। तो वो पार्टी जो किसी भी अन्य यूरोपीय देश में ऐतिहासिक रूप से प्रवास पर नरम रुख रखने वाली होती, लेकिन डेनमार्क में वे कठोर बन गए। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को दक्षिणपंथ से छीनकर अपने पक्ष में कर लिया, बस बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए। 2022 तक डेनिश वामपंथ के प्रवासी समर्थक हिस्से या तो चुप थे या नई दिशा से सहमत थे। दानिश पीपल्स पार्टी, जिसने दशकों तक दाईं ओर से कड़ी प्रवासन नीतियों को आगे बढ़ाया था, उसके एजेंडे के बड़े हिस्से को मुख्य धारा की सेंटर लेफ्ट सरकार ने अपना लिया। डेनिश श्रमिक संघों, कामगार वर्ग के मतदाताओं और व्यापक सामाजिक लोकतांत्रिक आधार के लिए ये बदलाव कल्याणकारी राज्य की रक्षा के रूप में दिखाया गया, न कि मुसलमानों पर हमले के रूप में। बिल्कुल यही बात है। ये उन पर हमला करने के बारे में नहीं है, ये आपके मूल्यों की रक्षा करने के बारे में है। इससे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी योजनाकार ने भविष्यवाणी नहीं की थी। 25 मार्च 2026 को डेनिश मतदाता वोट डालने गए। फ्रेडरिक्सन, वो महिला जिन्होंने 6 साल तक व्यक्तिगत रूप से सोशल डेमोक्रेट्स को यूरोप की सबसे सख्त सेंटर लेफ्ट सरकार के रूप में प्रवास पर स्थापित किया था, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे आसानी से तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगी। जनमत सर्वेक्षणों में उनकी पार्टी आगे दिख रही थी। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ हुए राजनयिक संघर्षों ने भी उनके नेतृत्व के इर्द गिर्द कुछ राष्ट्रीय गर्व को एकजुट कर दिया था। लेकिन वोटों की गिनती में सोशल डेमोक्रेट्स को सिर्फ 21.9% वोट मिले, जो 1903 के बाद से उनका सबसे खराब चुनाव परिणाम था। एक ऐसी पार्टी के लिए सदी को परिभाषित करने वाला पतन जिसने आधुनिक डेनिश राजनीति को परिभाषित किया था। वामपंथी गुट अगर सबको मिलाकर भी देखें तो संसद में बहुमत से पीछे रह गया। दक्षिणपंथी गुट भी पीछे रह गया। 12 पार्टियां और कोई स्पष्ट विजेता नहीं, एक बटा हुआ संसद। फ्रेडरिक्सन ने फिर भी कोशिश की। एक हफ्ते तक उन्होंने केंद्र और वामपंथी पार्टियों से गठबंधन के लिए बातचीत की, समझौते और मंत्रालयों की पेशकश की। उन्होंने राष्ट्रीय हित में विभिन्न गुटों की व्यापक सरकार का प्रस्ताव दिया, लेकिन वह असफल रहा। 9 मई 2026 को राजा फ्रेडरिक एक्स ने लिबरल पार्टी के नेता ट्रूल्स लुंड पॉल्सन से केंद्र दक्षिणपंथी सरकार बनाने को कहा। इसके बाद हुई राजनीतिक बातचीत में डेनिश पीपल्स पार्टी ने पॉल्सन के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सशर्त समर्थन का संकेत दिया, जो कि काफी सख्त आप्रवासन नीति की मांगों से जुड़ा था। इन वार्ताओं में उनके कुछ बयानों ने कुछ प्रवासी समूहों के बीच दीर्घकालिक जनसंख्या में गिरावट लाने के उद्देश्य से शुद्ध आप्रवासन को कम करने के लक्ष्य का वर्णन किया। यूरोप की सबसे सख्त सेंटर लेफ्ट सरकार के रूप में जब आप्रवासन पर चर्चा हुई या पूरी तरह से नई दिशा से सहमति बनी, तो डेनिश पीपल्स पार्टी, जिसने दशकों तक दाएं पक्ष से कड़ी आप्रवासन नीतियों को आगे बढ़ाया था, ने पाया कि उसके एजेंडे के बड़े हिस्से मुख्य धारा की सेंटर लेफ्ट सरकार में शामिल हो गए हैं। डेनिश ट्रेड यूनियनों, कामगार वर्ग के मतदाताओं और व्यापक सोशल डेमोक्रेटिक आधार के लिए यह बदलाव कल्याणकारी राज्य की रक्षा के रूप में दिखाया गया, न कि मुसलमानों पर हमले के रूप में। सोशल डेमोक्रेट्स में तर्क था, आप सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त विश्वविद्यालयी शिक्षा और उदार पेंशन एक साथ नहीं चला सकते अगर उन क्षेत्रों से स्थायी बसावट के लिए खुले दरवाजे हों जहां सामाजिक व्यवस्था अलग है। या तो कल्याणकारी राज्य या खुला दरवाजा रहेगा।
सोशल डेमोक्रेट्स ने खुले दरवाजे की नीति खत्म करने का रास्ता चुना, जिससे ऐसा परिणाम आया जो अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में असंभव था। लगभग पूरी राजनीतिक सहमति है कि डेनमार्क अब बहुमत वाली पार्टी के तहत खुले दरवाजे के युग में नहीं लौटेगा। वही सहमति असली कारण है कि डेनिश मॉडल को बाहरी लोग राजनीतिक रूप से तोड़ नहीं सकते और डेनमार्क में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति इसे तोड़ना नहीं चाहता। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो फॉल ऑफ नेशंस को सब्सक्राइब करें। डेनमार्क में इस वसंत जो हुआ वो पूरे दशक की यूरोपीय आप्रवासन बहस बदल सकता है। राजा फ्रेडरिक एक्स ने औपचारिक रूप से लिबरल पार्टी के नेताओं से उनका एजेंडा चुराने के लिए कहा और फिर भी सत्ता खो दी, एक ऐसे गठबंधन के हाथों जिसे उनका रुख पर्याप्त सख्त नहीं लगा। आधुनिक पश्चिमी यूरोप के इतिहास में ऐसा क्षण कहीं नहीं है। तो हम पूरा वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं वाह वो कितना अच्छा काम कर रही है, और फिर आपको एहसास होता है कि नहीं नहीं नहीं, डेनमार्क के लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रही हैं, हम आपसे और ज्यादा चाहते हैं, हम इसे और भी मजबूत चाहते हैं। वो गठबंधन नहीं बना पाई क्योंकि लोग इस समस्या से और भी ज्यादा कठोर तरीके से निपटना चाहते थे। डेनमार्क में ओवरटन विंडो ऐसी दिशा में खुल गई जिसे संभव बनाने का इरादा शायद खुद फ्रेडरिक्सन का भी कभी नहीं था। और जब डेनमार्क अपनी राजनीतिक भूचाल को समझ रहा था तब बाकी यूरोप भी कुछ उतना ही उल्लेखनीय कर रहा था। चुपचाप बिना ज्यादा शोर शराबे के एक एक करके सरकारें ऐसा कर रही थीं। उन्होंने डेनमार्क की रणनीति की नकल शुरू की। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण लंदन से आया। ठीक है, खैर इसके लिए किसी और समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, क्या ये रोमांचक नहीं है? लोग सच में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और समझ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं, हम इस पर थोड़ा बहुत तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, हम इस समस्या का सामना वैसे ही करना चाहते हैं जैसा चाहिए। रोमांचक समय है, अच्छी चीजें आने वाली हैं। डेनमार्क के उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने समझा कि ये हर चीज से ऊपर है, हर राजनीतिक असहमति से भी ऊपर। अगर आप जो आपके पास है उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप लोगों को आकर उसे लेने नहीं दे सकते। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।